तो बच्चों ये हमारी क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की रिवीजन क्लास है। और कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे हिसाब से अपने आप में काफी यूनिक सा चैप्टर है, खास तौर पे मैं इसको काफी वैल्यू देता हूँ बिकॉज इसेंशियली कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो बहुत ही छोटी सी चीज दे रखी है, कुछ खास दे नहीं रखा है। लेकिन अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन में एक पॉइंट है। और यहां पर जो हम मॉड की बात कर रहे हैं, जो आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं, वो उन पॉइंट से रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं। तो हम 2D बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को देख करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत से सवाल यहां पर वो कॉम्प्लेक्स बना करके ले आते हैं, और जिसकी वजह से चीज मुश्किल है। और उनको मेरी बात सुन नहीं रही है, ठीक है। तो ये चीज जो है मुश्किल हो जाती है। तो थ्योरी में ये बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, कुछ चीजें बताएंगे, लेकिन इससे प्रॉब्लम बहुत मुश्किल होती है। प्रॉब्लम वास्तव में इस चैप्टर के नहीं होते, प्रॉब्लम होते किसी और चैप्टर के हैं, उसको कॉम्प्लेक्स में लिख दिया जाता है। और अगर हम वो ट्रांसलेशन सीख जाएं कि मतलब जैसे मैं कॉम्प्लेक्स का सवाल लेके हमको नजर में आ जाएगा यार ये तो वास्तव में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये वाला सवाल है, तो हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अदरवाइज सवाल बहुत मुश्किल होते हैं। सो विल डू इट इन दिस वे कि पहले हम लोग थ्योरी करेंगे आराम से और फिर प्रॉब्लम्स के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलो, तो जो थ्योरी है वो बहुत सिंपल है कि बेसिकली समस्या क्या थी कि नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकाल सकते थे, तो नेगेटिव नंबर के रूट को -1 के रूट को आयोटा लिखना शुरू कर दिया, तो किसी भी नंबर नेगेटिव नंबर के रूट निकाला जा सकता था। इस तरह की बात हुई, ये सब तुम जानते हो। आई क्या होता है यहां पर फिलहाल इन्होंने जो बात शुरू की वो क्या कह रहे हैं कि मैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन में डिनोट कर सकता हूं, जिसको हम आर्गेंड प्लेन कहते हैं। इसका रियल पार्ट एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इमेजिनरी पार्ट वर्टिकल एक्सिस पे डिनोट करें, तो ये x, y जो पॉइंट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर z हो जाता है। सॉरी मैंने ये लाइन ऊपर खींच दी। मैं पर्सनली z को एक वेक्टर की नजर से देखता हूं। वैसे तो वेक्टर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरह का, लेकिन वेक्टर इसलिए देख रहे हैं बिकॉज जैसे किसी वेक्टर के एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप 2 कंपोनेंट होते थे, और जब चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट होती थी तो एक्स एक्स के साथ ऐड हो जाता था, वाई वाई के साथ ऐड हो जाता था। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी प्रॉपर्टी है कि जब उनको मैं ऐड करता हूं तो रियल वाले कंपोनेंट रियल में ऐड हो जाते हैं, वाई इमेजिनरी वाले इमेजिनरी में ऐड हो जाते हैं। तो काफी सी चीजें वेक्टर की नजर से देखने से हमारी जिंदगी में आगे काम आ जाएगा, आसान हो जाएगी। तो हम उसको एक वेक्टर की नजर देखते हैं। तो एसेंशियली कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा वेक्टर है जो कि ओरिजिन से x, y को जोड़ रहा है। अब यहां से देखें तो मॉड z का मतलब हो गया इस वेक्टर की लेंथ, जो कि √(x² + y² हो गया। वैसे ये लोग क्या बताते हैं, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z बार उसका कॉन्जुगेट हो गया, मतलब x + iy का कॉन्जुगेट x - iy हो गया। और मॉड z को ये कहते हैं √(z बार). ठीक है, तो जब z बार करेंगे तो x² + y² आ जाएगा। वहां से तुम्हारा मॉडुलस ऑफ द वेक्टर आ गया। ठीक है, तो ये ओरिजिन से x, y की दूरी हो गई। और दूसरी बात ये कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ z, जो कि वास्तव में x एक्सिस के साथ ये वाला एंगल है। ठीक है, हाँ। अभी आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ y/x इफ x इज पॉजिटिव। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे मान लो मेरे पास यहां पे कोई पॉइंट है 1 + √3 आयोटा, तो इसका आर्गुमेंट कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, बल्कि मुझे π/3 लिखना चाहिए, जो कि कहां से हो गया, tan इनवर्स ऑफ √3 हो गया। और अगर मान लो ये 1 - √3 आयोटा होता तो इसका आर्गुमेंट -π/3 हो जाता, tan इनवर्स ऑफ -√3, tan इनवर्स ऑफ -√3 -π/3। लेकिन अगर मेरा x नेगेटिव है, यानी कि सपोज करो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 + √3 आयोटा, तो जो इसका आर्गुमेंट है वो हो जाएगा 2π/3। तो हम कहते हैं इस केस में आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स y/x + π। ठीक है, तो यहां पे y/x की वैल्यू कितनी हो गई, -√3, और tan इनवर्स y/x की वैल्यू हो गई -π/3। और -π/3 में जब पाई ऐड करेंगे तो ये 2π/3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लो मेरा ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होता -1 - √3 आयोटा, तो इसका
tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाता tan इनवर्स ऑफ रूट 3 जो कि पाई बाई 3 होता, और पाई बाई 3 में पाई ऐड करते तो 4 पाई बाई 3 हो जाता, जो कि इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल है। ठीक है, तो इसेंशियली अगर रियल पार्ट पॉजिटिव है तो tan इनवर्स y बाई एक्स, और रियल पार्ट नेगेटिव है तो पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, ये एक बात हो गई। यहां पर मैं एक चीज और बता देना चाहूं कि जैसे वेक्टर में होता था ऐसे ही मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 वास्तव में किसी पॉइंट Z1 से किसी दूसरे पॉइंट Z2 को जोड़ने वाली लाइन का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जो कि बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, और आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 क्या हो गया, y2 माइनस y1, इस वेक्टर का Z1 से Z2 को जोड़ने वाले वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल है। ठीक है, जो कि वही tan इनवर्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, यानी कि डिनोमिनेटर अगर पॉजिटिव है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 प्लस पाई अगर x2 लेस देन आई x1 है, यानी कि डिनोमिनेटर नेगेटिव, अगर रियल पार्ट नेगेटिव है तो पाई ऐड कर लो उसमें। ठीक है, ये वही वाली बात है, कंटिन्यू हो गई। कैसे इसको यूज करेंगे अभी थोड़ा रुक करके सवालों में बताएंगे। उसके बाद यूलर का एक फॉर्मूला है जो हम लोगों को एनसीईआरटी में सिखाते नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकली बहुत ही यूटिलिटी का फॉर्मूला है, तो हम इसको कर जरूर लेते हैं। तो यूलर ने एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने कहा कि इसेंशियली मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y जो होगा ये मेरा एक्स वाई प्लेन में डिनोटेड है। अगर हम इसको r कॉमा थीटा के टर्म में लिखें, सब लोग जानते हैं r और थीटा के, r मॉडुलस और थीटा इसका आर्गुमेंट है, इसको r कॉमा थीटा के में उसमें लिखें तो r जो है वो मॉड z है और थीटा तुम्हारा आर्गुमेंट ऑफ z है। ठीक है, जो अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। तो यूलर ने कहा कि यार इसमें देखो ये वाली चीज r cos थीटा हो जाएगी और ये r sin थीटा हो जाएगी, तो इसको लोग कहते हैं r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, ये उसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को लिखने का एक दूसरा तरीका हो गया। यूलर ने कहा कि यार ये जो चीज है cos थीटा प्लस i sin थीटा, मैं दिखा सकता हूं मतलब थोड़ी सी मैथमेटिक्स करके। जिन लोगों ने मेरी लिमिट 3 क्लासेस लगाई हुई हैं उनको मैंने cos थीटा की सीरीज लिखाई है और एक साइन थीटा की सीरीज लिखाई है। वो सीरीज में साइन थीटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करके दोनों सीरीज ऐड कर दें तो ये सीरीज इसी तरीके से जुड़ करके r e की पावर i थीटा हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि जो cos थीटा प्लस i साइन थीटा है, यानी कि यूनिट मैग्नीट्यूड का थीटा एंगल का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो ओरिजिन से यूनिट दूरी पर है और जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, उसको हम e की पावर i थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको किसी r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो चीज है ये अपने आप में बहुत फायदे की चीज है, बिकॉज अब मान लो मुझे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है z1 इंटू z2, तो वास्तव में मुझे क्या करना है, उनके रियल पार्ट मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी उनके मॉडुलस मल्टीप्लाई कर लो और e की पावर i थीटा 1 इंटू e की पावर i थीटा 2 क्या हो जाएगा, e की पावर i थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो मतलब उनके आर्गुमेंट ऐड कर लो, दो नंबर को डिवाइड करना है तो r1 बाई r2 अलग कर लो और e की पावर i थीटा 1 माइनस थीटा 2 कर लो। पर इसका सबसे पावरफुल यूज जो है वो ये है कि अगर मुझे r की पावर n करना है, सॉरी z की पावर n करना है तो सिंपली r की पावर m e की पावर i n थीटा n हो जाएगा। ठीक है ना, बिकॉज हम उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा n टाइम्स होकर के n थीटा हो जाएगा। और ये इतना पावरफुल टूल है कि जैसे मान लो मेरे पास जो r हो वो 1 हो, ठीक है, सपोज करो मैं तुमको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दूं और उसकी पावर 100 पूछ लूं,
ठीक है, तो मैं 100 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं, लेकिन न्यूमरेटर में थीटा को 100 से मल्टीप्लाई करके जो भी नया एंगल आएगा उसको कॉस थीटा साइन थीटा निकाल सकता हूं और वहां से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं जानबूझ के भी एग्जांपल्स नहीं करा रहा हूं क्योंकि मैं छोटा सा क्लास को छोटा रखना चाह रहा हूं, बट ये इसकी वजह से पावर्स निकालने में काफी यूजफुल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक और बात निकल करके आई कि अगर मान लो मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा हो, ठीक है, और मैं इस z को e की पावर आई अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये नंबर हो जाएगा e की पावर थीटा प्लस आई थीटा प्लस अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर था वो z यहां पे था r लेंथ का और थीटा एंगल बनाता हुआ। अब जो नया वेक्टर हुआ वो r ही लेंथ का लेकिन थीटा प्लस अल्फा एंगल बनाता हुआ वेक्टर हो गया। ठीक है, तो z को e की पावर आई अल्फा से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि मैंने z को ओरिजिन के अबाउट अल्फा एंगल से रोटेट करा दिया। इसी चीज को जनरलाइज करें तो सपोज करो कोई पॉइंट है z1, कोई पॉइंट है z2, ठीक है, पक्का, दो पॉइंट मुझे कोई दे दे और कोई मुझसे कहे कि z3 एक ऐसा पॉइंट है सच दैट एंगल z3 z1 z2 इज इक्वल टू पाई बाई 6 और मॉड ऑफ z3 माइनस z1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ z2 माइनस z1। ऐसी कोई बात मुझसे कहते, यानी कि ये वेक्टर जो है इससे दुगनी लंबाई का है, ठीक, और इसका एंगल, ये वाला एंगल पाई बाई 6 है। ठीक है, तो मैंने मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिया, एंगल भी चेंज कर दिया और ओरिजिन के अबाउट भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन मेरी लाइफ बहुत आसान है, मैं क्या लिखूंगा, इस वाले वेक्टर को z2 माइनस z1 लिख दूंगा, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डबल मैग्नीट्यूड का वेक्टर हो गया। लेकिन अभी भी इस वेक्टर का एंगल कितना है, z1 से z2 को जोड़ने वाली लाइन का डबल है, लेकिन x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है। और इसको e की पावर आई पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पाई बाई 6 रोटेट कर गया। इसको मैं लिख दूंगा z3 माइनस z1, ठीक है, तो मैं z3 को डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं, z1 प्लस ट्वाइस ऑफ z2 माइनस z1 e की पावर आई पाई बाई 6। ठीक है, हाँ, ये जो चीज है ये फिर काफी पावरफुल टूल हो जाएगी जब हम सवाल सॉल्व करेंगे और हम इनको यूज करने की कोशिश करेंगे, तभी हम जान पाएंगे कि कितने यूजफुल हैं। ठीक है, मैं फिर वीडियो को छोटा बनाने के लिए अभी सवाल सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां से रोटेशन आ गया, तो मैं e की पावर आई पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई करके z2 माइनस z1 को पाई बाई 6 से रोटेट करा दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके उसको डबल मैग्नीट्यूड का कर दिया और उसको z3 माइनस z1 के इक्वल कर दिया, वहां से मेरे पास z3 आ। ठीक, इस तरह की बातें हम कर सकते हैं रोटेशन के साथ। ठीक, अभी स्क्वायर रूट निकालने के दो तरीके आ गए। जैसे मान लो एक तरीका क्या है कि z सपोज करो कोई मुझसे कह रहा हो, जैसे मैं बात कर रहा था, मान लो किसी कहा कि z इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 होता है। ठीक है, तो ये तो मुझे दिखाई ही दे गया कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका एंगल पाई बाई 3 है। तो अगर z e की पावर आई पाई बाई 3 1 मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं है, ठीक है ना, हाँ, तो मैं z को चाहूं तो e की पावर आई पाई बाई 3 लिखूं और चाहूं तो e की पावर आई पाई बाई 3 प्लस 2 पाई। ये बात समझे, एंगल में 2 पाई ऐड कर देंगे तो एंगल में कोई बदलाव थोड़ा ना होगा। तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, 7 पाई बाई 3 भी लिख सकता हूं। ठीक है ना, तो यहां तो मैं सीधे सीधे लिख दूंगा कि रूट z इज इक्वल टू e की पावर आई पाई बाई 6 कॉमा e की पावर आई 7 पाई बाई 6, ये मेरे दो रूट हो गए। ठीक है, जब मैंने रूट लिया तो मैंने क्या किया, एंगल हाफ कर लिए। ठीक है,
और अगर मान लो यहां जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट ये सामने 4 से मल्टीप्लाइड होता तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता। तो जो मेरा मॉडुलस है उसका तो रूट ले ही लो और जो एंगल है उसको हाफ कर लो। ठीक है, अभी इंटरेस्टिंग बात क्या होगी, चूंकि मुझे π/3 और π/6 दोनों के cos थीटा और sin थीटा पता थे, इसलिए ये मेरे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन हो गई। क्यों? क्योंकि मैं इसको लिखूंगा ट्वाइस ऑफ cos π/6 √3/2 प्लस sin π/6 i/2, ये √3 प्लस i हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही इसमें 7 π/6 लेंगे तो माइनस ऑफ √3/2 और माइनस ऑफ हाफ हो जाएगा, तो ये माइनस ऑफ √3 प्लस i हो जाएगा। तो ये मेरे लिए यूजफुल क्यों रहा? ये बात है तो हमेशा यूजफुल, लेकिन यूजफुल तब होगा जब मैं ओरिजिनल वाले वेक्टर को या ओरिजिनल वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को e की पावर i π/3 किसी नंबर के फॉर्म में लिख सकूं जिसके cos थीटा sin थीटा पता हो, और फाइनल वाले को π/6 के फॉर्म में लिख सकूं जिनके cos थीटा sin थीटा पता हो। ठीक है, अब लेकिन अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर ऐसा आ जाए, जैसे मान लो कोई कह दे फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ, कोई भी नंबर मान लो, कोई कह दे 2 + 3i। ठीक है, तो अब मैं 2 + 3i का अगर आर्गुमेंट लिखूं तो मेरा tan थीटा की वैल्यू 3/2 है। ठीक है, और tan थीटा की 3/2 मतलब tan थीटा 3/2 किस एंगल पे होता है ये हमें पता नहीं है। हालांकि अभी भी ट्रिग्नोमेट्री लगा करके मैं अगर tan थीटा = 3/2 है तो sin थीटा/2 और cos थीटा/2 निकाल सकता हूं, तो ऐसे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन फिर वो बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो उसके लिए यहां पर लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं यार मान लो भैया इसका स्क्वायर रूट जो है वो x + iy है। ठीक है, तो x + iy का मतलब ये हो गया कि x + iy इंटू x + iy = 2 + 3i। इस इक्वेशन को खोलूं तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा x² - y², एक x² से x² और iy से iy मल्टीप्लाई करके, और प्लस 2xy i इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट आ जाएगा। इसको 2 + 3i लिखूं तो यहां से क्या हो गया कि x² - y² = 2 एक इक्वेशन आ गई और 2xy = 3 दूसरी इक्वेशन आ गई। तो यहां पे हम y की जगह पर 3/2x लिख लेंगे, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये x² में क्वाड्रेटिक हो जाएगी। ठीक है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके दो रूट आएंगे जिसमें से ऑब्वियसली एक x² पॉजिटिव होगा, x² नेगेटिव होगा। ठीक है, तो x² नेगेटिव तो हो नहीं सकता बिकॉज x तो अपने आप में रियल नंबर है, तो x² पॉजिटिव वाला x ले लेंगे और करस्पॉन्डिंग y ले लेंगे। इस तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते। ठीक है, तो ये किसी भी नंबर के लिए एप्लीकेबल है, जरूरी नहीं खाली मेरे को 60 डिग्री 30 डिग्री वाले एंगल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज क्या आई, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आया। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वैसे तो सिलेबस में है नहीं, पर मैंने एज अर्ली एज 2019 तक के पेपर में इसके सवाल देखे हैं। तो बहुत ही सरल सी बात है, ये कह रहे हैं कि बेसिकली सपोज करो z³ = 1 हो। ठीक है, तो ये इसको देखने के दो नजरिए हैं, मैं दोनों तरीके से दिखाना चाहूंगा। तो इसको वास्तव में मैं z - 1 × z² + z + 1 = 0 में खोल सकता हूं। z³ - 1 = 0 करूंगा तो a³ - b³ वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो a - b × a² + b² + ab लग जाता है। तो इससे दो रूट निकल करके आ जाएंगे, एक तो आ गया z = 1, तो ऑब्वियसली है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो रूट आ जाएंगे, सॉल्व करेंगे, मुझे याद है -½ + √3/2i और -½ -√3/2i। ठीक है, ये दो नंबर हैं, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो एक तो हम इसको पूरे को बिना यूलर फॉर्मूले के कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि हम लोग यूलर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे मैं कहूं कि z³ = 1 है, तो मैं 1 को चाहूं तो e की पावर 0i लिख दूं, चाहूं तो e की पावर 2πi लिख दूं, और चाहूं तो e की पावर
4 पाई आयोटा लिख दूं, मैं कोई गलत तो कर नहीं रहा, क्यों? वैसे तो e की पावर 6 पाई आयोटा भी लिख सकता हूं, पर बताता हूं क्यों लिखूंगा। अब यहां से z की वैल्यू क्या हो गई, एक तो e की पावर 0 आई जो कि एसेंशियली 1 ही रहा, दूसरी हो गई e की पावर आई 2 पाई बाई 3, ये कौन सा नंबर हो गया, cos 2 पाई बाई 3 जो कि -12 प्लस आयोटा टाइम्स sin 2 पाई बाई 3 जो कि √3/2। तो ये वाला रूट जो है ये e की पावर आई 2 पाई बाई 3 है, और ये वाला रूट जो है वो e की पावर आई 4 पाई बाई 3 हो गया, ये वाला रूट e की पावर आई 4 पाई बाई 3 है। अब अगर मैं वहां पे 6 पाई लेता तो क्या होता, e की पावर आई 6 पाई बाई 3 e की पावर 2 पाई हो जाता, 2 पाई आई जो होता है वो आपस में 1 हो जाता, तो चाहे 2 पाई आई कहो चाहे 0 कहो एक ही बात है। तो ये जो दो रूट है ये मेरे कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी है, और ये जो रूट है ये तो 1 है ही है, ठीक है। अब ज्यादातर हमारे जो लिटरेचर है उसमें इनको हम इस इक्वेशन को ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ओमेगा से डिनोट करें तो पहली बात तो इनकी प्रॉपर्टी क्या आती है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी, और दूसरी की प्रॉपर्टी होगी कि ओमेगा की पावर 3k1 होगी हमेशा, ठीक है। जैसे कोई कहे ओमेगा की पावर 93 की वैल्यू बताओ तो वो 1 ही है, बिकॉज ओमेगा की पावर 93 में वो ओमेगा क्यूब की पावर 31 है, और ओमेगा क्यूब भी 1 है, उसकी पावर 31 थी। तो ओमेगा की पावर 3k प्लस 1 को हम ओमेगा लिख देंगे, और ओमेगा की पावर 3k प्लस 2 को ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो इक्वेशन बनी, चाहो तो इसको ओमेगा लिख लो तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर e की पावर आई 2 पाई बाई 3 ओमेगा है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3 के यहाँ पे 2 पाई बाई 3 इंटू 2, यानी कि e की पावर आई 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, और इसको अगर ओमेगा लिख लो तो इसका स्क्वायर हो जाएगा e की पावर आई 8 पाई बाई 3, लेकिन 8 पाई बाई 3 तो 2 पाई बाई 3 ही है, बिकॉज दोनों के बीच में गैप जो है वो 2 पाई का है, तो घूम फिर के हम वही पहुंच जाते हैं। तो इसमें से किसी भी एक को ओमेगा लिख सकते हो, किसी भी एक को ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वन ऑफ देम इज ओमेगा, वन ऑफ देम इज ओमेगा स्क्वायर, एंड देयर सम इज -1। इन दोनों को ऐड करोगे तो √3 कट जाएगा, -12 जोड़ करके -1 हो जाएगा। ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, इनसे इनके तमाम तरह के सवाल सॉल्व हो जाते हैं। आर्जेंट प्लेन पे ये तो मेरा रियल रूट ऑफ यूनिटी है, और 1 यूनिट मैग्नीट्यूड का और 2 पाई बाई 3 एंगल का ये ओमेगा है या ओमेगा स्क्वायर है, और यहां पर -2 पाई बाई 3 या इधर से 4 पाई बाई 3 पे ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। फाइनली अब से सवाल करेंगे तो फिर देखेंगे क्या करना है। फाइनली एक चीज और आ गई, और वो है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या है कि सपोज करो मेरे पास 3D प्लेन में कोई 3 पॉइंट है Z1, Z2, Z3। तो जैसे किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्रू है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 प्लस मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2, ठीक है। ये क्या होगा, किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। इसी के जस्ट ऑपोजिट मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z3 माइनस मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2, ठीक है। ये क्या हो गया कि दो साइड के डिफरेंस से तीसरा साइड हमेशा बड़ा होगा। ये ट्राइंगल इक्वालिटी है, इसको हम जगह जगह पर जैसे यूज करते थे वैसे यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारा सिलेबस खत्म हो गया, इतनी ही चीजें पढ़नी है। इसी चीज के बेसिस पे हम तमाम तरह के सवाल लगा सकते हैं। ऑब्वियसली इससे सवाल लगाना मुश्किल है, बिकॉज मैं तो खाली छोटी छोटी हिंट दी, पर मैं चाहूंगा थोड़ा थोड़ा सवाल लगाओ और फिर उसके बाद हम लोग उस तरह के सवालों को डिस्कस करें, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं वीडियो बंद कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। तो अभी क्या कहते हैं, मैं एक छोटी सी लिस्ट सी बना ली, कुछ चीजें जो मैं सिखाना चाह रहा हूं, और भी कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन ये जो प्रोमिनेंटली यूज होती है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो धीरे धीरे करके देखते हैं क्या हो रहा है। पहली बात कह रहे हैं आर्गुमेंट
और z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आर्गुमेंट और z माइनस z1 ये थीटा है भैया, जीरो नहीं है, माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1 इज इक्वल टू थीटा। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, z1 और z2 को जोड़ने वाला जो एंगल है, अगर उसको मैं अल्फा कहूं, और z और z1 को जोड़ने वाला एंगल जो है उसको मैं बीटा कहूं, एक साइड z और z1 को जोड़ने वाला वेक्टर, तो एक्चुअली गलत बोलूं, z1 को z से जोड़ने वाला वेक्टर, z1 का मतलब z1 से z को जोड़ने वाला वेक्टर, इस एंगल को मैं बीटा कहूं, तो ये क्या कह रहे हैं, बीटा माइनस अल्फा थीटा है। इसका मतलब ये इस वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाती हुई एक रे है। ठीक है, इस साइड पे ये एंगल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये पॉइंट ले लू, ये पॉइंट ले लू, ये पॉइंट ले लू, ये पॉइंट ले लू, सब कौन, तो ये एक तरह की रे की इक्वेशन हो गई। ठीक है, क्या क्लियर हो गई। दूसरी बात मैंने क्या कहा, z माइनस z1 का मॉड इज इक्वल टू z माइनस z2 का मॉड। इसका मतलब अगर पॉइंट एक z1 है, दूसरा z2 है, तो z ऐसा पॉइंट है जो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता था, एक ऐसा लोकस ऑफ पॉइंट जो कि ए और बी से इक्विडिस्टेंट हो। तो इस फॉर्मूले का मतलब है कि z माइनस z1 इक्वल टू z माइनस z2 का मतलब है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है। तो ये एक लाइन हो गई। कोई कहे कि z माइनस z1 का मॉड इज लेस देन मॉड ऑफ z माइनस z2, इसका मतलब क्या कह रहा हूं, वो सारे पॉइंट जो z1 के ज्यादा करीब हैं z2 से ज्यादा दूर हैं। इसका मतलब ये वाला प्लेन का ऊपर वाला एक हिस्सा, और अगर इसी का उल्टा कर दे तो इसका मतलब वो सारे पॉइंट जो कि z2 के ज्यादा करीब हैं। ठीक है, इस तरीके की बात होगी। ऐसे ही कोई कहे, तीसरी बात मैंने लिखी, यहां एक चीज लिखना भूल गया, वो ये बता देता हूं। तीसरी बात कही कि अगर मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है r, तो ये वास्तव में एक सर्कल है जिसका सेंटर z0 है और रेडियस r है। बिकॉज मॉड ऑफ z माइनस z0 इज इक्वल टू r का मतलब क्या हुआ, वो सारे पॉइंट जिनकी z0 से दूरी r है। ठीक है, इसी तरीके से एक और ये रिलेशन निकालते हैं, कहते हैं मॉड ऑफ मॉड ऑफ z माइनस z2 अपॉन z माइनस z1 इज इक्वल टू k, जहां पे k नॉट इक्वल टू 1 है। k इक्वल टू 1 हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगा। अगर k नॉट इक्वल टू 1 है तो एसेंशियली ये क्या हो रहा है, देखो बेटा, ये इक्वेशन हो जाएगी x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k रूट ऑफ x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम ये रूट खोलेंगे तो यहां पर k स्क्वायर लग करके ये रूट खुल जाएगा, पूरा ब्रैकेट के अंदर टर्म आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। अगर इस चीज को उधर ले जाएं तो मेरे पास आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इक्वल हो जा रहे हैं, और यहां पर एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, बिकॉज यहां पे कोई एक्स वाई का टर्म नहीं है, यहां पे कोई एक्स वाई का टर्म नहीं है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर जैसे ही हुआ, और फिर 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये सर्कल की इक्वेशन हो गई। तो एसेंशियली ये सर्कल है। ठीक है, अब ये सर्कल निकालते कहते बहुत ही सरल है। एक तो ऐसे तो निकाल ही सकते जैसे मैंने सॉल्व करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाला, लेकिन और बहुत आसान सा तरीका इसका और है। जैसे कोई कहे मॉड ऑफ z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2 इज इक्वल टू, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नंबर लेट्स कॉल इट, इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो चीज है ये 2,0 से z की दूरी है, और ये क्या चीज है,
-2, से z की दूरी है। यहां तक कोई समस्या? तो z ऐसा पॉइंट है कि 2, से दूरी -2, से दूरी का 1/3 है। ठीक है, तो इंटरनल डिवीजन करूं तो 1, 0 जो है इस कंडीशन फॉलो करता है। ठीक है, और एक्सटर्नल डिवीजन करूं तो ये गैप है 4 का, तो इधर 4, 0 लिखूंगा तो ये गैप हो जाएगा 2, ये गैप हो जाएगा 6, ये भी फॉलो करता है। तो बेसिकली अगर 1:3 के रेशो में इंटरनली डिवाइड करूं तो कौन सा पॉइंट आया? 1, 0, और एक्सटर्नली डिवाइड करूं तो 4, 0 आया। तो इनको एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर लेकर के जो तुम सर्कल बनाओगे उसके लिए हमेशा ये दूरी और ये दूरी 1:3 के रेशो में होगी। ठीक है, तो मैं एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर वाली इक्वेशन पता ही थी, कौन सी? x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो जो इंटरनल डिवीजन जो भी k:1 के रेशो में और एक्सटर्नल डिवीजन से 2 पॉइंट मिले उनको एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर बना लेगा, जो सर्कल बनेगा वो मेरा गिवन सर्कल है। और दूसरा तरीका तो था ही कि मैं मॉड ऑफ z - z1 इक्वल टू k टाइम्स मॉड ऑफ z - z2 या जो भी उल्टा था उसको स्क्वायर करके खोल करके इक्वेशन बना लूं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमेशा सर्कल होगा, ये पक्की बात होगा। ठीक है, फिर तीसरी इक्वेशन वहां मैंने लिखी, वो कह रहे हैं मॉड ऑफ z - z1 प्लस मॉड ऑफ z - z2 इज इक्वल टू 2a। तो बेसिकली एक पॉइंट है z1, एक पॉइंट है z2। ठीक है, अगर z1 से z2 की दूरी टू ए से बड़ी है, ठीक है, तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसके लिए z से z1 की दूरी और z से z2 की दूरी 2a हो जाए, बिकॉज फिर ट्राइंगल इनइक्वालिटी गड़बड़ हो जाएगी। ये दूरी प्लस ये दूरी 2a है और ये वाली दूरी 2a से बड़ी है, तो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन, तो z बिलोंग्स टू 5, ऐसा कोई नंबर नहीं। ठीक, अगर मॉड ऑफ z1 - z2 इज इक्वल टू 2a है तो इस लाइन सेगमेंट का कोई भी पॉइंट इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, क्योंकि z की z1 से दूरी और z की z2 से दूरी 2a हो जाएगी। ठीक है, और अगर मॉड ऑफ z1 - z2 लेस देन 2a हो जाए तो z ऐसा पॉइंट है कि ये दूरी और ये दूरी का सम 2a है। अब हमने अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, ये इलिप्स की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हाँ, तो ये एक ऐसा इलिप्स हो जाएगा जिसके लिए z1 और z2 के बीच की दूरी 2c हो जाएगी। फोकस इनका मिड पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटर। ठीक, और 2a जो हो जाएगी वो तुम्हारी मेजर एक्सिस हो जाएगी। तो वहां से मुझे c पता है, a पता है, तो मैं डायरेक्टली b लिख लूंगा। जैसे मान लो कोई मुझसे कहे मॉड ऑफ z - 4 प्लस मॉड ऑफ z + 4 इज इक्वल टू 10। ठीक, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 8, जबकि इन दोनों का सम 10 है, तो खट से मेरे लिए c इज इक्वल टू 4 हो गया और a इज इक्वल टू 5 हो गया, तो b इज इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से मैं डायरेक्टली लिखूंगा भाई इक्वेशन जो है x स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 है, जो कि अदरवाइज अगर मुझे करना होता तो जैसा तुम्हें याद हो कि एनसीईआरटी में डिस्टेंस का सम इक्वल टू 2a करके जब इक्वेट करते थे तो इलिप्स की बड़ी लंबी डेरिवेशन आ जाती थी। तो अगर आप इसी को डेराइव करना चाहो कि इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो, उसको 2a के साथ इक्वेट करो और फिर उसको खोल कर करो, तो उतनी लंबी डेरिवेशन करनी पड़ेगी, जबकि यहां पे ऑब्वियसली दिखाई दे जा रहा है कि चीज इलिप्स है। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही इसी का उल्टा वाला जो फॉर्म है उसमें मैंने कहा कि z की z1 से दूरी, इसको मिटा नीचे वाला सा, इससे मैंने कहा कि z की z1 से दूरी और z की z2 से दूरी का जो डिफरेंस है इसका मॉड 2a है। ठीक है, तो अगर मान लो ये z1 है
और ये Z2 है, ठीक है। और मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 लेस देन 2a हो, तो अगर इंफिनिटी पे भी चले जाएं तो भी जो डिफरेंस है वो 2a से छोटा ही होगा, ठीक है ना। तो फिर वही ट्रायंगल इक्वलिटी से जो डिफरेंस है वो कभी Z1 माइनस Z2 के मॉड से बड़ा नहीं हो सकता, तो Z बिलोंग्स टू 5 हो गया, ठीक है। अगर मान लो पॉइंट बहुत पास पास है, 2a से ज्यादा पास पास है, तो फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि Z1 से दूरी और Z2 से दूरी के का डिफरेंस 2a से बड़ा हो जाए, ठीक है। अब अगर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 2a हो जाए, ठीक है, तो ये वाली दो रे हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये गैप 2a है, ये Z माइनस Z1 का मॉड है और ये Z माइनस Z2 का मॉड, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2a आ गया, ठीक है। और उल्टी साइड में माइनस 2a आ गया, तो मतलब उसका फिर क्योंकि फाइनल मॉड ले लिया है तो फिर से वापस से 2a आ गया, तो इसका मतलब जितना Z1 Z2 के बीच का गैप है उतना ही अगर 2a है तो फिर रे जैसी बन जाएंगी। और अगर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन 2a है तो फिर फट से ये हाइपरबोला बन जाएगा, बिकॉज हाइपरबोला की प्रॉपर्टी होती है कि z की Z1 से दूरी और z की Z2 से दूरी कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, जो ये दूरी है इसको 2c लिख लेंगे, ठीक है, और फिर वहां से b निकाल लेंगे। जैसे मान लो कोई फिर मुझसे कहे कि मॉड ऑफ, यही लिख देता हूं, कोई मुझसे कहे मॉड ऑफ z माइनस 5 माइनस मॉड ऑफ z प्लस 5 का मॉड इज इक्वल टू 8, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कहूंगा भैया, मेरा 2c इज इक्वल टू 8 है, सॉरी 2c इज इक्वल टू 10 है, यानी कि c इज इक्वल टू 5 है और a इज इक्वल टू 4 है, तो मेरा b जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर से b 3 आ जाएगा, और मेरी इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर बाई 25 सॉरी बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे फोकस x एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो ये x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला पैराबोला है, ठीक है। इस तरीके के हम लोग काम करते हैं। अभी तक कोई दिक्कत, आगे चले। ऐसे ही रियल z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z नॉट का मतलब क्या है, रियल z का मतलब है y एक्सिस से इसकी दूरी, ठीक है। और मान लो z नॉट कोई पॉइंट है, तो ये एक पॉइंट की एक लाइन से दूरी बराबर है, ये क्या चीज हो गई, ये पैराबोला हो गया, ठीक है। इसेंट्रिसिटी 1 होती थी ना पैराबोला की, इसका मतलब पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स, तो ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये इसकी फोकस हो गई, और ये जहां भी z नॉट और ये जो परपेंडिकुलर उस पर लाई करेगा, इसका मिड पॉइंट होगा, उसको वर्टेक्स लिख करके पैराबोला बना देंगे। इस साइड में अगर है तो ऐसा पैराबोला हो गया, और अगर इमेजिनरी ऑफ z इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z नॉट है, और मान लो मेरा z नॉट यहां कहीं पर है, तो ये ऐसा वाला पैराबोला हो गया, ठीक है। ठीक, इस तरीके के ये मान लो z नॉट मेरा यहां कहीं पर है, तो ये ऐसा पैराबोला बन गया, z नॉट यहां कहीं पे है तो ये ऐसा पैराबोला बन गया, ठीक है। ये मेरे हो गए पैराबोला की इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली पैराबोला की प्रॉपर्टी क्या है कि एक लाइन और एक पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है, उससे इसको हमने लिखा, ठीक है। फिर एक छोटी सी बात मैं दिखा देना चाहता हूं कि कंडीशन दैट z1 z2 z3 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो वैसे तो बहुत आसान है कि z1 z2 का मॉड z2 z3 का मॉड और z3 z1 का मॉड बराबर होने, तो सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हैं।
दूसरी बात लोग कई बार क्या कहते हैं, अगर ऐसा है तो ये एंगल π/3 होगा और इन दोनों की लेंथ बराबर होगी, तो Z3 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z2 माइनस Z1 e⁻⁵ π/3। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, मेरे को 2 पॉइंट दे देते हैं और कहते हैं तीसरा पॉइंट ऐसा है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, तो एक्चुअली ऐसे 2 पॉइंट होंगे। ये कौन सा पॉइंट हो गया, इधर वाला पॉइंट हो गया जिसकी लेंथ Z2 माइनस Z1 के बराबर है और वो इससे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी के यहां पर प्लस माइनस π/3 रख लूं तो ज्यादा अच्छा, बिकॉज एक Z3 इधर आएगा, दूसरा Z3 इधर माइनस π/3 एंगल वाला आएगा, तो 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे सेम बेस पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। लास्ट जो इस चीज में बड़ा इंपॉर्टेंट समझता हूं, उसके बहुत सवाल बनते हैं, इसको लिख लो तो बहुत काम आएगा तुम्हें। कई बार क्या होता है, ऐसे सवाल होते हैं इसमें z का मॉड 1 दिया होता है, तो जहां भी किसी ने मॉड z इक्वल टू 1 कहा, वास्तव में e⁻⁵ की बात कर रहा है। ठीक है, हाँ, और e⁻⁵ को जब हम लोग प्ले करते हैं तो इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कहीं पर 1 प्लस e⁻⁵ लिखा हो, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बहुत से सवालों में ऑलरेडी लिखा आ चुका है, तो वास्तव में क्या कह रहे हैं, 1 का मतलब है 1 मैग्नीट्यूड का वेक्टर और e+i⁵ का मतलब है 1 ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर, लेकिन जो कि x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब अगर मैं अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को वेक्टर की तरह से देखूं तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की वजह से इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इसका डायगोनल होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 cos θ/2 e⁻⁵/2। कैसे हुआ, ये जो वेक्टर है इसको मैंने sin θ/2 और cos θ/2 में ऐसे तोड़ा, इस वेक्टर को cos θ/2 और sin θ/2 में ऐसे तोड़ा, ये दोनों आपस में काट देंगे। तो बेसिकली क्या है, एक पैरेललोग्राम हो जिसके दोनों साइड बेसिकली रोम्बस हो, जिसके दोनों साइड 1 1 हो और डायगोनल की लेंथ निकालनी हो, अगर ये एंगल थीटा है तो वो 2 cos θ/2 आ जाएगी और वो एंगल बाइसेक्टर होगा, इसलिए वो e⁻⁵। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, कई बार 1 माइनस e⁻⁵ या e⁻⁵ -1 दोनों चीजें आ जाती हैं, एक ही बात है। तो e⁻⁵ -1 अगर मुझे करना है तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि 1 से e⁻⁵ को जोड़ रहा है। समझ में बात नहीं, e⁻⁵ -1 का मतलब है 1 से e⁻⁵, तो 1 तो ये वाला पॉइंट है और e⁻⁵ ये वाला पॉइंट है, तो इस वेक्टर की लेंथ हो जाएगी 2 sin θ/2। ठीक है, और ये θ/2 के परपेंडिकुलर होगा, रोम्बस के डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसकी e⁻⁵ मतलब π + θ/2। ठीक है, ये एक और चीज आ जाएगी। ठीक है ना, ये 2 रिजल्ट मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात नहीं, किसी को रिजल्ट ऐसे याद नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कई सवालों में बहुत यूजफुल हो जाते हैं, तो इसको काम आ जाएगा। ठीक है, अगर कहीं मान लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल e⁻⁻⁵ आ जाए तो नेगेटिव ऑफ e⁻⁻⁵ -1 है, तो उसमें कोई समस्या नहीं, माइनस साइन बाहर लेकर के और फिर सेम वही लॉजिक लगा लेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे -2 sin θ/2 आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी कुछ बातें मैंने और करा दी। अब जब तुम सवाल लगाओगे, जो कि ऑब्वियसली मैं अभी नहीं लगवाना चाह रहा हूं, मैं उसको तीसरे वीडियो में देखना चाहूंगा। ठीक है, तो तुम सवाल लगाओगे तो उनमें इसको यूज करके कर सकते हो तो बढ़िया, नहीं कर सकते हो तो फिर मैं फिर से पिक्चर में आऊंगा और उनको समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।